तो आज हम पढ़ेंगे मानव सर्जित आपदाएं। तो मानव सर्जित आपदाएं क्या होती है? तो मानव सर्जित आपदाएं ऐसी होती है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या फिर मनुष्य जानबूझकर या उससे अनजाने में हो या लापरवाही बरते वो किसी भी कार्य में, या असावधानी हो या उसके ज्ञान में कमी हो, अज्ञान हो तो भी वो उस कार्य को करता हो। और मानव तंत्र की इन्हीं सभी निष्फलताओं के कारण जो दुर्घटनाएं होती है वह और जान माल की हानि होती है, जो जान माल को नुकसान होता है, उसी ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी आपत्तियों को ही मानव सर्जित आपदाएं या दुर्घटनाएं कहा जाता है। ओके, आप पास वाले चित्र में देख ही सकते हैं कि कैसी दुर्घटनाएं हो रही है। ये वायरस के द्वारा देखो विषाणुजन्य रोग हो रहा है, दंगे फसाद, ट्रैफिक, कहीं पर देखो बस चल रही है, कहीं फैक्ट्री में आग लगी, एक्सीडेंट हो गया है। और फिर वो देखो फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड से आपको समझ ही आ रहा होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं हम। और जानलेवा रोग डेंगू, ऐसी सभी मानव सर्जित आपदाएं आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पूर्व पढ़ेंगे औद्योगिक दुर्घटनाएं। तो औद्योगिक दुर्घटनाएं क्या होती है? तो औद्योगिक दुर्घटना मतलब उद्योग, जो भी हमारे उद्योग है, कारखाने हैं, मिलें हैं, ये सभी, इन सभी में जो भी हम कार्य करते हैं और इन्हीं कार्य प्रणाली के द्वारा या किसी के भी द्वारा यदि कोई दुर्घटना हो जाए, आप पास वाले चित्र में देख सकते हैं आग लगती है। खास करके इन सब में आग लगने की संभावना अधिक होती है। और किसी उद्योगों में गैस वगैरह का उत्पादन होता है, गैस से चीज़ें बनती हो या गैस से उत्पादित चीज़ें की जाती हो, तो ऐसी फैक्ट्रियों में गैस का रिसाव भी होता है। तो इससे क्या क्या होता है? इससे मनुष्य पर और पशु, इन सब पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो इन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसी जब दुर्घटनाएं होती है तो मनुष्य की जान चली जाती है तथा आसपास के पशुओं पर भी जान हानि हो सकती है। और साथ ही ऐसी फैक्ट्रियों के कारण इनके धुएं से निकलने वाली जो वाष्प होती है वो मनुष्य की श्वास को कमज़ोर कर देती है तथा मनुष्य को बीमार बना देती है तथा इससे बीमारियां भी फैलती है, जिसका महत्वपूर्ण कारण है पर्यावरण दुष्प्रभाव करता है। ये फैक्ट्रियों का धुआं, इससे निकलने वाली गैस तथा इससे निकलने वाला पानी वो नदियों में बहता है, जिससे पर्यावरण को दुष्प्रभाव होता है तथा ध्वनि प्रदूषण भी होता है। और इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। काम करने वाले जो कारखानों में अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से कार्य करते हैं तथा संचालन का रखरखाव, उत्पादन सामग्री की हेरफेर और उनका संग्रह, वितरण, ये सभी अलग अलग आदमियों द्वारा होता है। तो वो सभी आदमी यदि अज्ञानता, लापरवाही और असावधानी बरते या किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से वो लापरवाही बरते तो फिर ऐसी दुर्घटनाएं उत्पन्न होती है, ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। तथा फैक्ट्रियों में अलग अलग प्रकार की मशीनें, यंत्र होते हैं, जिससे कई मनुष्य अपनी ही लापरवाही से अपनी जान खो देता है। तो ये सभी होती है औद्योगिक दुर्घटनाएं। तो औद्योगिक दुर्घटनाओं में हम सबसे महत्वपूर्ण दुर्घटना आप जानते ही होंगे, जो कि है भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, इसमें हुआ था। और तथा ये इसमें ना गैस का रिसाव हुआ था। और ये कौन सा कारखाना था? तो इस कारखाने का नाम था यूनियन कार्बाइड कारखाना। जिसमें क्या होता था? जिसमें जंतुनाशक जो दवाएं का उत्पादन होता था, तो जो जंतुनाशक दवाओं का उत्पादन होता था उसके लिए मीक गैस नामक विषैली गैस का उपयोग किया जाता था। तो जिसमें है ना मीक गैस का एक दिन रिसाव हो गया, क्योंकि इस गैस का बड़ी बड़ी टंकियों में संग्रहित किया गया था। और बड़ी बड़ी टंकियों में संग्रहित किया गया था तो फिर क्या हुआ कि ये टंकियां है ना, विषैली गैस, जो मीक नामक विषैली गैस है ना, उन टंकियों में से ये गैस निकलती गई तथा इस गैस का क्या होता गया? रिसाव। और ये रिसाव किस दिन हुआ था? तो ये रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984। कब हुआ था?
3 दिसंबर 1984 में इस मिल्क गैस का रिसाव हुआ था, जो कि 40 मिनट तक जारी रहा और इस 40 मिनट में इतनी जान हानि हुई, इतने लोगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा, पशुओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा तथा भविष्य में जो पैदा होने वाले बच्चे थे उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं थी तो उनकी सांसों में जो गैस गई तो फिर उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए, जो बच्चे पैदा हुए, उन पर भी इसका अत्यंत गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा, जिससे बच्चे भी विकलांग हुए और जो लोग उस समय के थे तो वो लोग विकलांग भी हुए, जिनमें से 10,000 लोग विकलांग हुए और मृत्यु देखिए, मृत्यु हुई 2,500 लोगों की। ठीक है, तो उसके बाद ये भोपाल के इस कांड में हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई, पशु पक्षियों की जान हानि हुई तथा इस गैस की जो पेयजल, जलाशय और भूमि गर्भस्थ एवं नवजात शिशु एवं गर्भवती महिलाएं और अबाल वृद्ध उसके दुष्प्रभाव के कारण, उसके दुष्प्रभाव के भोग बने, जिसमें से 1.5 लाख लोग आंशिक रूप से विकलांगता के शिकार बने। तो इस प्रकार ये भोपाल गैस कांड एक दुर्लभ है। हमारी पहले की एक अत्यंत गंभीर दुर्घटना है, भयानक स्थिति है। और ये स्थिति कब हुई थी? रात में। और किस में हुई थी? यूनियन कार्बाइड एक नाम का कारखाना था जिसमें जंतुनाशक दवाओं का उत्पादन किया जाता था। और ये किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। अभी हम देखेंगे कि गैस रिसाव के समय हमें क्या बचाव कार्य करने चाहिए। तो गैस रिसाव के समय हम सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना ये चाहिए कि गैस रिसाव की सूचना के लिए आधुनिक वार्निंग सिस्टम लगाने चाहिए। कैसे वार्निंग सिस्टम लगाने चाहिए तथा सुरक्षा के उच्च मापदंड निर्धारित करके उनका पालन भी करना चाहिए। फिर गैस के हेरफेर के दौरान जो भी होता है तो उस गैस के टैंकर को मानव बस्ती से दूर रखना चाहिए। तो हमारे जो भी ये गैस के कारखाने वो मानव बस्ती से दूर होने चाहिए तथा दिशा देखकर ही उसकी विपरीत दिशा में ना गैस का रिसाव करना चाहिए, जिससे मनुष्य या किसी भी पशु की जान हानि ना हो या वातावरण में या पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े, कोई भी जान हानि ना हो। तथा गैसों के रिसाव से सांसोश्वास में यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, आँखों में जलन होती है तथा स्वयं इलाज करने के बजाय डॉक्टर की सलाह ही लेनी चाहिए। और बेहोश हो गए जो तथा कमज़ोर लोगों को तुरंत ना प्रभाव क्षेत्र में बाहर लेकर जाना चाहिए। जो भी कमज़ोर हो गए, बेहोश हो गए तो उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तथा फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर तुरंत ही दे देनी चाहिए। फिर वाहन को इस तरह से रखना चाहिए कि है ना वाहनों के मार्ग में अवरोधक ना बने। तो वाहनों को इस तरह से रखना चाहिए कि वाहनों के प्रभाव में न बने। और क्या नहीं करना चाहिए तो हम देखेंगे कि हमें ना ये बचाव कार्य में लगे लोगों के सिवाय बाकी लोगों को भीड़ नहीं लगानी चाहिए, यानी फालतू की भीड़ नहीं लगानी चाहिए। जो बचाव कार्य कर रहे हैं उनको उनका बचाव कार्य करने देना चाहिए, फालतू की भीड़ लगाकर खड़े नहीं रहना चाहिए, वरना दूसरों के साथ खुद भी उसका शिकार बनने की चपेट में आ जाएंगे। और फिर जो प्रशासन, जो भी हमारा प्रशासन है तो उस प्रशासन के इलाके को पूरी मतलब अपनी जानकारी दे देनी चाहिए और सुरक्षित न हो ऐसी घोषणा कर देनी चाहिए कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हम ग्रस्त हैं और हमारी सहायता के लिए प्लीज़ आइए। और हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए तो प्रशिक्षण के बिना या बचाव के लिए ज़रूरी साधन सामग्री के बिना कामकाज में न जुड़े, यानी कि हमें कोई भी साधन सामग्री न हो तो हम कामकाज का बचाव का कामकाज न करें। ठीक है, तो ये है भोपाल गैस कांड। और भोपाल गैस कांड के दौरान हमें मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब यदि गैस का रिसाव हो। तो आप देख सकते हैं पास की स्लाइड में कि मैंने चित्र दिखाए हैं कि भोपाल गैस कांड ये कैसे हुआ था, किस कारखाने में हुआ था और किस दिन हुआ था। तो 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। ओके, अब हम विषाणुजन्य रोग जो कि मानव सर्जित
आपदा है। विषाणुजन्य रोग ये ऐसा रोग होता है जो कि संक्रामक होता है, यानी कि एक लोग से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। ये किसके द्वारा? प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। यदि हम किसी से भी मिलना जुलना करें, हाथ मिलाए वगैरह, तो ये प्रत्यक्ष संपर्क होता है। डायरेक्ट वगैरह, तो ये प्रत्यक्ष संपर्क होता है, डायरेक्टली आमने सामने। तो ये फिर इससे क्या होता है? प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा एक दूसरे में फैलता है। तो एक दूसरे में फैलता है तो एक तेज़ी से फैलता है, तेज़ी से लोगों के अंदर ये रोग जाता रहता है, वायरस या जो भी जाता रहता है, जिससे क्या होता है? महामारी की संभावना उत्पन्न होती है। तो आज हम वैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे कि है ना, हमारे देश में आज 2020 चल रहा है, तो हमारे 2020 में आप देख ही सकते हैं कोरोना वायरस, जो कि 2019 में इसकी शुरुआत होना स्टार्ट हो गई थी, और 2020 में तो पूरा वर्ष हमारा कोरोना वायरस में ही बीता। तो ये भी एक तरह का विषाणुजन्य रोग है जो जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं हमारा अर्थतंत्र में भी इसका कितना बुरा असर पड़ा है, और कई लोग मृत्यु का भोग बने हैं, और इससे कितनी सारी हमें समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो उसी तरह महामारी विषाणुजन्य रोग के द्वारा फैलती है, तथा आप देख ही सकते हैं कि महामारी में सबसे सूरत में ये जो प्लेग की महामारी फैली थी, तो वो फैली थी 1994 में। फिर गुजरात और दिल्ली में फैली थी स्वाइन फ्लू। तो गुजरात और दिल्ली में स्वाइन फ्लू 2015 में फैली थी, जिससे बहुत से लोगों की जानहानि हुई थी तथा महामारी की स्थिति पैदा हुई थी। और आप पास वाली स्लाइड में देख ही सकते हैं कि विषाणुजन्य रोग कैसे होते हैं, किस वायरस से होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1720 में हमारा आया था प्लेग, फिर 1820 में हमारा आया था कॉलेरा पेंडेमिक, ओके, फिर 1920 में आया था स्पेनिश फ्लू, ठीक है, फिर 2020 में कोरोना वायरस। तो ऐसे है ना, हर 100 वर्ष के अंदर हमारे ऊपर विषाणुजन्य रोग की स्थिति उत्पन्न होती है और कई लोग इसका भोग बनते हैं। तो ये विषाणुजन्य रोग होते हैं, ये एक प्रकार से मानव सर्जित आपदाएं होती है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा ही जो कार्य किए जाते हैं, जो फैक्ट्री में औद्योगिक दुर्घटनाएं होती है, उन्हीं का जो दुष्प्रभाव होता है, उन्हीं के कारण, तथा वैज्ञानिक चिकित्सा की प्रयोगशाला में जो भी असफलता प्राप्त होती है, जो भी दवाइयों का उत्पादन होता है, उससे जो वायरस फैलता है, जो वायरस हवा में घुल मिल जाता है, उससे भी ये सारी विषाणुजन्य रोगों की संभावना पैदा होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में हर 100 वर्ष में विषाणुजन्य रोग उत्पन्न होता है, तथा इस विषाणुजन्य रोग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें डेंगू, इबोला, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, चेचक, प्लेग इत्यादि जैसी महामारी विशेष रूप से होती है। तो अब हम देखेंगे कि विषाणुजन्य रोगों से हम बचाव कैसे करें। तो हमें विषाणुजन्य रोगों के बचाव के लिए सबसे पहले ये सावधानी रखनी चाहिए कि संक्रामक न हो। हमें ना ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहिए। फिर दूसरा क्या करना चाहिए कि प्रचार प्रसार के द्वारा है ना, लोगों को इन रोगों के होने के कारणों और परिणामों और उनके बचाव, क्या कारण, परिणाम और बचाव के उपाय से परिचित करना चाहिए। कहाँ पे? समाचार पत्रों पे, रेडियो पर, प्रचार प्रसार के द्वारा। फिर हमें रोग प्रतिकारक टीका लगवाने की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। फिर रोगियों के इलाज के लिए क्या करना चाहिए? अलग वार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। जिनको भी ऐसे विषाणुजन्य रोग, संक्रामक रोग है जो एक दूसरे में फैलते हैं, तो उनके लिए एक अलग वार्ड, अलग रूम होना चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व आरोग्य संस्था यानी WHO, जिसे कहते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व आरोग्य संस्था। तो इस संस्था के द्वारा जो विषाणुजन्य रोगों की रोकथाम हेतु दी गई सूचनाएं जो होती है, जो मार्गदर्शिकाएं होती है, उनके अनुसार हमें कदम उठाने चाहिए। तो ये था विषाणुजन्य रोग, और विषाणुजन्य रोग के उपाय भी हमने देखे। अब हम देखेंगे आतंकवादी हमला। ये भी एक मानव सर्जित आपदा है। तो आतंकवादी हमला, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका लक्षण है, ये मानवता का शत्रु है। यानी मानवता का शत्रु यानी कि आतंकवादी हमले वो ऐसे होते हैं जो ऐसे लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनमें ना किसी के भी प्रति ना सहानुभूति होती है, ना कुछ
वो सिर्फ अपने में गुम रहते हैं। वो मात्र है ना ये जानते हैं कि हमें लोगों का नुकसान करना है, हमें देश का नुकसान करना है, सिर्फ है ना लोगों को दुष्प्रभाव ही पहुंचाने हैं, और हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को दुष्प्रभाव ही पहुंचाने हैं। इसके लिए ये आतंकवादी हमले किस तरह किए जाते हैं, तो ये वास्तव रूप में आतंकवादी हमले किसी जाति, समुदाय या संप्रदाय या फिर किसी प्रदेश की परवाह ही नहीं करते हैं, इसलिए ये मानवता का शत्रु माना जाता है। और ये जो आतंकवादी हमले होते हैं ये व्यक्तिगत रूप से भी किए जाते हैं और समूह में भी किए जाते हैं, तथा ऐसे जो अनैतिक विनाशकारी कार्य होते हैं इन्हें ही हम आतंकवाद कहते हैं। तो ठीक है, तो जो व्यक्ति या समूह द्वारा किए जाने वाले जो अनैतिक विनाशकारी कार्यों को ही आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, आप पास वाली स्लाइड में देख ही सकते हैं कि 26/11 यानी कि 26 नवंबर को जो हमारा आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसमें ये किस प्रकार के से हुआ था वो सब आप इस पास वाली स्लाइड के चित्र में देख सकते हैं कि कितने लोगों की जानहानि हुई थी, बम विस्फोट हुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण ताज होटल में ये बम विस्फोट हुआ था। अब हम देखेंगे कि विश्व की कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाएं। तो विश्व की प्रमुख आतंकवादी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहली है 19 सितंबर 2001 में अमेरिका में जो घटना हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था। तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन द्वारा जो है ना श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी हमला किया गया था। तो उस दिन सवेरे को 19 आतंकवादियों ने मतलब जो 4 जेट यात्री विमान है ना उनको अपहृत किया गया था, मतलब कि उनको अपहरण कर लिया था। किसका? उनको अपहृत कर लिया गया था 4 जेट विमानों को। किन्होंने? 19 आतंकवादियों ने। फिर उनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क शहर के टावरों के साथ टकराए और 2 विमानों की टक्कर में सवार में जो मुसाफिर थे वो सैकड़ों लोग भी मर गए और इससे कई लोगों की जानहानि हुई तथा इस दुर्घटना में लगभग 3000 से भी ज़्यादा नागरिक मर गए और 6000 से भी अधिक नागरिक घायल हो गए। फिर 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद में जो हमला हुआ था, भारतीय संसद में हमला हुआ। तो भारतीय संसद में हमला 5 आतंकवादियों ने किया था, जिसमें 45 मिनट तक अंधाधुंध गोली चलाकर आतंकवादियों ने संसद की स्थिति को डगमगा दिया तथा लोकतंत्र के पवित्र मंदिर, हमारा जो संसद, भारतीय संसद है, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर के समान संसद को भ्रष्ट करने के मतलब जो शत्रु थे उसको प्रयास किया। किसी सुरक्षा दल के जवानों ने कई प्रकार के प्रयास किए जो कि निष्फल रहे। इस हमले में जो आतंकवादी का मुकाबला करते हुए कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए जो कि 8 थे और कई जवान शहीद हुए जो कि 16 थे। तो इसमें 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 16 जवान घायल हुए। फिर 26 नवंबर 2001 में ताज होटल पर हमला किया गया तथा ताज होटल के पास कई प्रकार और कई प्रसिद्ध होटलों पर भी हमला किया गया तथा इसके अंतराल में श्रेणीबद्ध बम विस्फोट किए गए और गोलीबारी की गई, जिसमें कि 137 लोग घायल हुए। कितने लोग? 137 लोग इसमें घायल हुए। और इसमें क्या बम विस्फोट किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं ताज होटल में बम विस्फोट किया गया है जिसमें कई लोग घायल हुए और गोलीबारी भी की गई जिसमें 137 लोग घायल हुए तथा 200 कमांडो और 50 कमांडो की टुकड़ियां पहुंचाई गई। कब? जब ताज होटल पर हमला हुआ था और ये 2 दिन तक संघर्ष चलता रहा। और अंत में देखेंगे 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान में कहाँ हमला हुआ था, तो आर्मी स्कूल, पाकिस्तान में जो आर्मी स्कूल थी उसमें आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें 132 निर्दोष बालक, कितनी दयनीय घटना है ये, जिसमें 132 निर्दोष बालकों के सहित 141 लोगों की मौत हुई थी। तो जो
आतंकवादी हमले होते हैं ये अनैतिक कार्य होते हैं जो व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा होते हैं और उन्हें किसी भी इंसान की, किसी भी संप्रदाय की कोई परवाह नहीं होती है। वे मात्र अपने खुद के लिए इस प्रकार के हमले करते हैं। तो इन हमलों, आतंकवादी हमलों किए जाते हैं जिनमें ना किसी के भी प्रति ना सहानुभूति होती है ना कुछ, वो सिर्फ अपने में गुम रहते हैं। वो मात्र है ना ये जानते हैं कि हमें लोगों का नुकसान करना है, हमें देश का नुकसान करना है, सिर्फ है ना लोगों को दुष्प्रभाव ही पहुँचाने हैं, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को दुष्प्रभाव ही पहुँचाने हैं। इसके लिए ये आतंकवादी हमले किस तरह किए जाते हैं, तो ये वास्तव रूप में आतंकवादी हमले किसी जाति, समुदाय या संप्रदाय या फिर किसी प्रदेश की परवाह ही नहीं करते, इसलिए ये मानवता का शत्रु माना जाता है। और ये जो आतंकवादी हमले होते हैं ये व्यक्तिगत रूप से भी किए जाते हैं और समूह में भी किए जाते हैं, तथा ऐसे जो अनैतिक विनाशकारी कार्य होते हैं इन्हें ही हम आतंकवाद कहते हैं। तो ठीक है, तो जो व्यक्ति या समूह द्वारा किए जाने वाले जो अनैतिक विनाशकारी कार्यों को ही आतंकवाद कहते हैं। ठीक है, आप पास वाली स्लाइड में देख ही सकते हैं कि 26/11 यानी कि 26 नवंबर को जो हमारा आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसमें ये किस प्रकार के से हुआ था वो सब आप इस पास वाली स्लाइड के चित्र में देख सकते हैं कि कितने लोगों की जानहानि हुई थी, बम विस्फोट हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण ताज होटल में ये बम विस्फोट हुआ था। अब हम देखेंगे कि विश्व की कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाएं। तो विश्व की प्रमुख आतंकवादी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली है 19 सितंबर 2001 में अमेरिका में जो घटना हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था। तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन द्वारा जो है ना श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी हमला किया गया था। तो उस दिन सवेरे को 19 आतंकवादियों ने, मतलब जो 4 जेट यात्री विमान है ना, उनको अपहृत किया गया था, मतलब कि उनको अपहरण कर लिया था। किसका? उनको अपहृत कर लिया गया था 4 जेट विमानों को। किन्होंने? 19 आतंकवादियों ने। फिर उनमें से 2 विमान न्यूयॉर्क शहर के टावरों के साथ टकराए और 2 विमानों की टक्कर में सवार में जो मुसाफिर थे वो सैकड़ों लोग भी मर गए और इससे कई लोगों की जान हानि हुई तथा इस दुर्घटना में लगभग 3000 से भी ज़्यादा नागरिक मर गए और 6000 से भी अधिक नागरिक घायल हो गए। फिर 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद में जो हमला हुआ था, भारतीय संसद में हमला हुआ। तो भारतीय संसद में हमला 5 आतंकवादियों ने किया था, जिसमें 45 मिनट तक अंधाधुंध गोली चलाकर आतंकवादियों ने संसद की स्थिति को डगमगा दिया तथा लोकतंत्र के पवित्र मंदिर, हमारा जो संसद, भारतीय संसद है, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर के समान संसद को भ्रष्ट करने के मतलब जो शत्रु थे उसको प्रयास किया। किसने? सुरक्षा दल के जवानों ने कई प्रकार के प्रयास किए जो कि निष्फल रहे। इस हमले में जो आतंकवादी का मुकाबला करते हुए कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए जो कि 8 थे और कई जवान शहीद हुए जो कि 16 थे। तो इसमें 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 16 जवान घायल हुए। फिर 26 नवंबर 2001 में ताज होटल पर हमला किया गया तथा ताज होटल के पास कई प्रकार और कई प्रसिद्ध होटलों पर भी हमला किया गया तथा इसके अंतराल में श्रेणीबद्ध बम विस्फोट किए गए और गोलीबारी की गई, जिसमें कि 137 लोग घायल हुए। कितने लोग? 137 लोग इसमें घायल हुए। और इसमें क्या बम विस्फोट किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं ताज होटल में बम विस्फोट किया गया है जिसमें कई लोग घायल हुए और गोलीबारी भी की गई जिसमें 137 लोग घायल हुए तथा 200 कमांडो और 50 कमांडो की टुकड़ियां पहुंचाई गई। कब? जब ताज होटल पर हमला हुआ था।
और ये 2 दिन तक संघर्ष चलता रहा और अंत में देखेंगे 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान में कहाँ हमला हुआ था, तो आर्मी स्कूल, पाकिस्तान में जो आर्मी स्कूल थी उसमें आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 132 निर्दोष बालक, कितनी दयनीय घटना है ये, जिसमें 132 निर्दोष बालकों के सहित 141 लोगों की मौत हुई थी। तो जो आतंकवादी हमले होते हैं ये अनैतिक कार्य होते हैं जो व्यक्ति के समूह द्वारा होते हैं और उन्हें किसी भी इंसान की, किसी भी संप्रदाय की कोई परवाह नहीं होती है। वे मात्र अपने खुद के लिए इस प्रकार के हमले करते हैं। तो इन आतंकवादी हमलों में क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो आतंकवादी हमलों में सबसे महत्वपूर्ण कि किसी भी जो संदेहजनक गतिविधि होती है उसकी जानकारी पुलिस को दे देनी चाहिए। और जो भी सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे कि हमारे शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, बाग बगीचे वगैरह जैसे धार्मिक स्थल भी, और उनकी भी मतलब पड़ी जो भी कोई वस्तु होती है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए और उसकी जानकारी जल्दी से तैनात सुरक्षाकर्मी को दे देनी चाहिए। और साथ ही फिर सुरक्षा के लिए जो भी है ना की जा रही अंग तलाशी है तो उसमें पुलिस का सहयोग देना चाहिए। हमें फालतू के सवाल ना पूछकर पुलिस की सहायता करनी चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति हमारे घर किराए पर रहने आता है तो उसको घर किराए पर देने से पूर्व पुलिस में उसकी जानकारी देकर आनी चाहिए, पुलिस थाने में उसकी जांच करवानी चाहिए। फिर सार्वजनिक स्थल जो होते हैं उनमें सीसीटीवी की व्यवस्था मुख्य रूप से होनी चाहिए। और यदि हम बस या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यदि हमें कोई नज़र आता है कि वहाँ अपना कोई सामान छोड़कर गया है, उतर गया है, तो ऐसे समय में हम सभी को उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। फिर पड़ोस में रहने वाला, यदि हमें लगता है कोई भी व्यक्ति है जो वो अकेला ही रहता है, किसी के भी साथ हिलता मिलता नहीं है और देर रात तक है ना कंप्यूटर पर बैठे बैठे ही कार्य करता है, तो जो व्यक्ति हमें ऐसा संदेहजनक लगे तो उसकी भी जानकारी पुलिस को दे देनी चाहिए। और फिर जो लावारिस वाहन होते हैं जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो कोई लेकर नहीं जाता है, बिना बात के यूं ही पड़े रहते हैं रोड पे, तो ऐसे जो भी वाहन होते हैं तो उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दे देनी चाहिए। और आतंकवादी हमलों के समय में क्या नहीं करना चाहिए, तो वो मुख्य रूप से इस प्रकार है कि जो भी अनजान व्यक्ति द्वारा दी जा रही कोई भी चीज़ है तो उसका पार्सल नहीं करना चाहिए, किसी भी वस्तु का जिसे हम जानते ना हो। फिर जो भी अनजान व्यक्ति है तो उसकी पूरी जांच किए बिना उसे हमारे मकान भी किराए पर नहीं देना चाहिए और उनके साथ हमारा मकान, वाहन या मोबाइल इन सब की खरीद बिक्री भी नहीं करनी चाहिए। तो अभी हमने देखा आतंकवादी हमलों के बारे में। अब हम देखेंगे दंगा। तो दंगा क्या होता है, तो दंगा ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें है ना अलग अलग लोगों के बीच मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के कारण तो ये दंगे की स्थिति उत्पन्न होती है। लोग ही एक दूसरे के प्रति अत्यंत है ना वो एक दूसरे के प्रति उनको कोई हाव भाव नहीं रहता है। वो सभी अपने अपने संप्रदाय के लिए मतभेद के दौरान एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के विरोध करते हैं और कई प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो पोस्टर्स लेकर फालतू की चीज़ें, मतलब दंगे मतलब लोगों के द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोगों द्वारा लोगों के लिए ही बिना बात की लड़ाई की जाती है, जिसमें ना कई लोग देखे बस चला देते हैं, ट्रेन चला देते हैं, ट्रेन के अंदर भी, और अलग अलग प्रकार के घर वगैरह और तलवार लेकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। लोग ही लोग के दुश्मन बन जाते हैं दंगे में। और दंगा ये सार्वजनिक रूप से बहुत ही गंभीर है, जो कि राजनीतिक रूप है। दंगा ये राजनीतिक रूप धारण करने वाला विद्रोह है जिसमें है ना सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं तथा उसमें देश में सामाजिक सद्भाव और संवादिता में खतरा उत्पन्न होता है तथा दंगे ये हमारे देश की जो एकता और अखंडता है उसमें चुनौती उत्पन्न करते हैं और दंगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके इसे दबाना अनिवार्य है, क्योंकि दंगा ये हमारे देश के लिए
गंभीर समस्या है। जो लोग ही हमारा देश आप सभी जानते हैं विविधता में एकता रखने वाला देश है, और यदि ऐसे ही देश में लोग ही लोगों के प्रति यदि एकता ना रखे हैं और जिसमें जान मान की भी हानि होती है। आप देख सकते हैं बस चल रही है, दंगों में एक दूसरे पर तलवारबाजी भी की जाती है, और ये मुख्य रूप से क्या है, राजनीतिक स्वरूप है। और तो दंगों के समय हमें क्या करना चाहिए, तो ये देखेंगे। तो हिंसा भड़काने वाली जो बातें, ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, और मोहल्ले या पोलों में जो शांति समिति है उसकी रचना करने के लिए सक्रियता से जुड़ना चाहिए, और जो दंगे में जो असरग्रस्त लोगों की जो मदद करके अपना नागरिक धर्म निभाना चाहिए। हमारे जो दंगे हैं उनमें यदि हम कोई लगता है कि किसी की सहायता करनी चाहिए तो सहायता करने तुरंत जाना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए तो सोशल मीडिया पर कोई भी फालतू की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, और अफवाह फैलाने वालों के प्रति पुलिस को उसकी सूचना देनी चाहिए, और कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, और है ना तंत्र द्वारा जो दिए गए आदेशों या कर्फ्यू का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। फिर हमारे सिर पैर की बातों को न माने और न फैलाए। जो सोशल मीडिया है उसमें फालतू की जो अफवाहें होती है उनको भी न फैलाए। ओके, अभी अंतिम में हम सबसे देखेंगे ट्रैफिक यानी यातायात की समस्या है। यातायात ये मुख्य रूप से है ना जो हमारे सभी बड़े शहर है उनकी सड़कों पर जो वाहन एक दूसरे के एकदम पास अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति को ट्रैफिक जाम कहते हैं। और यह ट्रैफिक जाम मुख्य रूप से बड़े शहरों में होता है, और किसके द्वारा होता है, शहरीकरण। यदि एक शहर छोटे शहर से बड़े शहर में लोग मुख्य रूप से पलायन करते हैं, जिससे बड़े शहरों में आबादी अत्यंत हो जाती है, और आबादी अत्यंत होगी तो अपने अपने वाहनों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होगी। तो ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होगी तो जो भी ये सड़कों पर ये पीक आवर्स के समय वाहनों की गति लगभग रुक सी जाती है, ऐसा माना जाता है। और जो ट्रैफिक समय होता है इसमें किशोरावस्थ मनुष्य होते हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो कि जिनमें अभी अभी जवानी का जोश चढ़ा होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही होशियारी मार कर वाहन चलाते हैं, बहुत ही अपने ही शौक से गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज़ चलाते वाहनों, जिसकी वजह से उन्हीं के ऊपर ही दुर्घटना हो जाती है। तो वाहन ट्रैफिक समय में किसी भी व्यक्ति को अपने जोश होश नहीं खोने चाहिए, और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ ही उन्हें ट्रैफिक जाम के समय अपनी सभी की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। साथ ही ट्रैफिक जाम होने के कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं जो होता है वो भारी मात्रा में होता है, जिससे मलिन द्रव्य वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और इसके ही परिणाम से उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, और वनस्पतियों का वृद्धि विकास भी खतरे में पड़ जाता है। तो समग्र विश्व में जो बढ़ता जा रहा जो शहरीकरण है उसी से ये ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है, और जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें बन जाती है। ट्रैफिक जाम वाहनों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं पास वाले क्षेत्र में कि है ना किस तरह से जो ट्रैफिक जाम हुआ है, कितनी गाड़ियां हो रही खड़ी है, और आप देख ही सकते हैं कि कैसे ट्रैफिक जाम के समय यदि कोई ध्यान न दे तो एक दूसरे गाड़ी भी टकरा जाती है, जैसे कार ये ट्रक से टकरा चुकी है। और यहाँ तीसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं, यदि हम ध्यान न दें तो रोड क्रॉस करते समय गलत रोड से या गलत जगह से हमने क्रॉस किया है तो भी हमारे बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि जो राहत बचाव के कामों में जो जुटे वाहन हैं उन यदि वो रास्तों में फंस जाते हैं तो व्यक्ति जो अपने उनको प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। यदि ट्रैफिक जाम होता है तो उससे इतनी सारी गाड़ियाँ एक ही लाइन में खड़ी होती है, तो जो एम्बुलेंस होती है जैसे आप देख सकते हैं 108 एम्बुलेंस का फंस जाना, यदि 108 नंबर की एम्बुलेंस किसी व्यक्ति को लेकर जाती है हॉस्पिटल और वो व्यक्ति अत्यंत गंभीर रूप से उसका यदि
इलाज चलता है तो उसे हॉस्पिटल लेते जाते समय एम्बुलेंस को कई प्रकार की ट्रैफिक जाम की समस्याओं से गुजर के फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो ऐसे ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है और कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी होती है। और यदि ट्रैफिक नियमों और ट्रैफिक चिन्हों का हमें ज्ञान न हो तो भी हमें ना ये कई प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। और मुख्य रूप से जो किशोरावस्था मनुष्य लड़के होते हैं जो बिना बात की अपनी यूं ही होशियारी में गाड़ियां चलाते हैं, जिससे है ना हम आए दिन अखबारों में सुनते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह से मर गया है, इस दुर्घटना में तेज चलाते हुए गाड़ी में मर गया वगैरह, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जो राजमार्ग और वाहनों की जो अतिशय बाहर अनियंत्रित गति होती है तो उसमें बड़ी दुर्घटनाएं होती है। जो जल्दबाजी में वाहन चलाते हैं और अत्यधिक जो यातायात के समय और ईंधन की बड़ी मात्रा में दुर्व्यवहार होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब वो देखेंगे। तो क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो बड़े शहर होते हैं उसमें सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सेवा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और जो पैदल यात्री होते हैं और जो साइकिल पे सवार होते हैं तो उनके लिए अलग से मार्ग यानी कि ट्रैक की व्यवस्था होनी चाहिए। वाहनों को धीमी गति से चलाना चाहिए। यदि जब ट्रैफिक जाम हो तो प्राणियों से खींचे जाने वाले जो वाहन हैं उनकी पीक आवर्स के दरमियान जो चलाने वाले पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। और नियमों की जानकारी शिक्षा के द्वारा देनी चाहिए, सार्वजनिक विज्ञापनों के द्वारा देनी चाहिए, जन जागृति के द्वारा देनी चाहिए और मोबाइल सोशल मीडिया पर वाहनों के नियमों के प्रति जानकारी देते रहनी चाहिए। और एक ही स्थान पर यदि कोई व्यक्ति नौकरी करते हैं तो उनके लिए एक अलग से बस व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था ऐसी वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो सड़क होती है उस पर खुदाई का कामकाज के होता है तो उसको भी शीघ्र ही बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क के काम को जल्दी निपटा देना चाहिए। और जो रैली, बारात या शोभ यात्राएं होती हैं तो ऐसे भी पीक आवर्स के बदले कम वाहन व्यवहार के समय निकालने की प्रथा शुरू करनी चाहिए। और ट्रैफिक जाम के समय जो बहुत सारे वाहन होते हैं तो उनको एक ही लाइन में निर्धारित करना चाहिए। और साथ ही नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए, लाइसेंस बिना भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। ये सभी होना ज़रूरी होता है कि नशा करके वाहन चलाने वाले, लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वाले, तो ऐसे जो भी नियम का उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्त सज़ा भी देनी चाहिए, उन्हें सख्त सज़ा देनी चाहिए। और ख़ास करके जो द्रुत मार्ग, ओवरब्रिज और फ्लायर ओवर, रिंग रोड और बाईपास मार्ग की सुविधाओं का भी विकास करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए तो वो देखेंगे। तो हमें सीट बेल्ट लगाए बिना वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि हम कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगानी चाहिए और उसके बिना हमें वाहन नहीं चलाना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। हमें पुराने वाहनों का उपयोग भी हमें करना बंद कर देना चाहिए। हमें नया वाहन खरीद लेना चाहिए यदि पुराना वाहन अत्यंत पुराना वाहन हो चुका हो तो। और जो माल सामान की हेरफेर है वो रात्रि में करनी चाहिए या सुबह में करनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े ट्रकों में माल सामान की हेरफेर होती है, जिससे माल सामान की हेरफेर होती है तो उससे दुर्घटनाएं भी हो सकती है। इसलिए वो या तो रात्रि में या तो सुबह में होनी चाहिए। और जो भी वाहनों की निर्धारित क्षमता और मर्यादा से अधिक सामान प्रवासियों को स्थलांतर नहीं करना चाहिए। और जो वाहन चालकों के लिए सड़क पर लिखी गई जो सूचना है, जैसे कि बोर्ड, संज्ञाएं और या संकेत जो है, उन्हें न बिगाड़े, न मिटाना चाहिए। और जो भी वाहनों की डिज़ाइन है उनमें परिवर्तन भी नहीं करना चाहिए। और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और बिना सीट बेल्ट पहने वाहन तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। रेल की पटरी या सड़क पार करते समय हमें ईयरफोन या मोबाइल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमें वाहन की आवाज़ नहीं सुनाई देगी और दुर्घटना की संभावना उत्पन्न होगी। तो हमें इन सभी बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके जो किशोरावस्था आयु के जो बच्चे होते हैं तो उनको महत्वपूर्ण रूप से
कानून प्रतिबंध चलाने चाहिए, क्योंकि जो किशोरावस्थ व्यक्ति होते हैं उनको बिना हेलमेट के और बिना नशा किए और लाइसेंस बिना तो वो गाड़ी ना चलाए। तो ऐसी मुख्य बातों का ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे किशोरावस्थ के को कंट्रोल में रखा जा सकता है और कोई दुर्घटना उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने आपदाओं के विषय में चर्चा की। गुड मॉर्निंग।